हेलो स्टूडेंट। इससे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने फर्स्ट लेसन क्लास 8th के फर्स्ट लेसन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे थे। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो अभी तक पढ़ ली है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है ये हमने पढ़ लिया था, जिसमें बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआंस और वायरस आते थे। आज जो हमें स्टडी करनी है वो हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़नी है। बैक्टीरिया, जिसका जो सिंगुलर होता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियम। तो आइए हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो क्या चीज़ है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसका इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेसन का आप फर्स्ट पार्ट देखें तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। Bacteria are microscopic unicellular organism. They are often coccus, peripheral और rod shaped. ये सॉरी यहाँ पे red shaped लिखा हुआ है, ये rod shaped है. And 0.5 to 51 per m in the longest dimension. The study of bacteria is known as bacteriology. मीन्स जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो यूनिसेलुलर बहुत ही छोटी होती है, और इसका जो शेप होता है वो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। या तो वो सर्कुलर शेप की होंगी, गोल होंगी, या फिर कॉमा शेप्ड होंगी, या फिर रॉड शेप्ड होंगी। और जो बैक्टीरिया की स्टडी होती है ये, चूँकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। Bacteria are present in every possible habitat on the planet. There are typically 10 billion bacterial cells in gram of soil and 100,000 bacterial cells in millimeter of seawater. तो जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं वो सारी मीन्स हर जगह जितने भी हैबिटेट होते हैं प्लानेट पे, वहाँ पे पॉसिबली पाई जा सकती हैं। 10 बिलियन बैक्टीरियल सेल होते हैं 1 ग्राम ऑफ सॉइल में। अगर हम मिट्टी का 1 ग्राम ले लें तो उसमें 10 बिलियन सॉइल बैक्टीरियल सेल्स पाए जाते हैं। और अगर हम सी वाटर का 1 मिलीलीटर 1 ml ले लें तो उसमें 100,000 बैक्टीरियल सेल्स हम देख सकते हैं। मीन्स इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एवरीवेयर। तो जो सारी बैक्टीरिया होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। कुछ जो बैक्टीरिया होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और कुछ हमारे लिए हेल्दी भी होती हैं, मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। जैसे कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हम मिल्क से कर्ड बना पाते हैं। Bacteria play an important role in the cycling of nutrients in the environment, and many important steps in the nutrient cycle are catalyzed exclusively by bacteria, like fixation of nitrogen from atmosphere. मीन्स जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो एक तरह से इन्वायरमेंट के न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्प करती है। जैसे कि हमने बताया था कि डिकम्पोजिशन वगैरह में भी बैक्टीरिया हेल्प करती है। ये डिकम्पोज करके चीज़ों को, जो हमारी एक खाद होती है, अगर हम किसी देखते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई ऐसी चीज़ें जो डेड है डिकेइंग है, तो उसको बैक्टीरिया क्या करती है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद वो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, या फिर वो ये नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर का उसको अभी फिक्सेशन करती हैं। बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन हेल्थ एज दे आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मेनी इन्फेक्शस डिजीज लाइक कोलेरा। क्या होता है कि ह्यूमन हेल्थ पे भी बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो कुछ डिजीज़ भी कॉज करती हैं। Tuberculosis bacteria are also important in numerous industrial production of antibiotics and other chemicals. क्या होता है कि ये एक बीमारी होती है, कोलरा एक डिजीज़ है कोलरा, जिसके बारे में हमने सुना होगा कि कोलरा में क्या होता है कि कोलरा में एक तरह से ये ऐसी डिजीज़ है कि अगर किसी ह्यूमन ने इसे इंजेस्ट कर लिया तो क्या होता है कि लूज़ वाटरी स्टूल होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, जिसको हिंदी में हैज़ा नाम से भी जानते हैं। और उसके अलावा हम लोग जानते हैं टीबी होता है, टीबी हमने सुना है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है, टाइफाइड होता है, ये सब बैक्टीरिया से ही होते हैं। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी।
तो ये सब बैक्टीरिया से होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारी एंटीबायोटिक्स बनती है, मेडिसिन बनती है या दूसरे केमिकल्स बनते हैं, उसमें भी हेल्प करती है। द टर्म बैक्टीरिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन जनरली अप्लाइड टू ऑल माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स। जो बैक्टीरिया है वो जनरली किस पे अप्लाई होता है? जितने भी माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उसमें जो होता है हमारा यूज़ होता है जो टर्म बैक्टीरिया है। तो अब हम जानेंगे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। टू टाइप्स की सेल होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उसमें सेल न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता। अभी हम इसके बारे में, जो ये प्रोकैरियोट्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक हमारे यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, हम इसको देख लेते हैं। टेक सम मिल्क, एक्टिविटी 2.1। टेक सम मिल्क एंड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। Divide the milk in 3 beakers and mark them ABC. Warm the milk in the beaker A at about 37 degrees Celsius over the flame and boil the milk in beaker B. Let the milk remain cool in the beaker C. Now add a little curd to each and mix it thoroughly. क्या इसमें कह रहा है कि 3 बीकर में मीन्स 3 बीकर ले लें और 3 बीकर में मिल्क रख दें। उसके बाद उनको मार्क कर दें ABC। तो फर्स्ट वाले को क्या करेंगे हम, किस टेम्परेचर तक, 37 डिग्री सेल्सियस तक वार्म करेंगे, और उसके बाद बीकर B वाले को बॉईल करेंगे और C वाले को ऐसे ठंडा छोड़ देंगे। फिर उसके बाद तीनों में कर्ड मिला देंगे। कर्ड मीन्स जानते हैं सब लोग, दही। Cover each with a plate and keep for 4 to 6 hours. The milk in beaker A sets as curd. The milk in beaker B and C does not get into curd. 37 degrees Celsius temperature is needed for the formation of curd. तो इसमें क्या हुआ कि अब हमें कवर करके इसको ऐसे ही छोड़ देना है 4 to 6 आवर्स के लिए। जो मिल्क जो बीकर में है, बीकर नंबर ए में, तो उसमें क्या होगा कि कर्ड बन जाएगा, और बीकर बी और सी में कर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए नीडेड होता है। क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसको बॉयल कर देंगे अच्छे से, तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो परफेक्ट टेम्परेचर होता है कर्ड के फॉर्मेशन के लिए। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे। द फर्स्ट बैक्टीरिया की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट बैक्टीरिया वर ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन लिवेनहॉक इन 1676 यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन डिज़ाइन। जो बैक्टीरिया, फर्स्ट बैक्टीरिया था वो किसने देखा? एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने 1676 में। इन्होंने एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था, उसको इन्होंने खुद डिज़ाइन किया और इसके बाद इन्होंने देखा। The name bacterium was introduced much later by Ehrenberg in 1828, which is derived from the Greek word buctnopion meaning small stick. तो इन्होंने 1676 में एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने फर्स्ट सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को। उसके बाद जो नेम था बैक्टीरियम वो किसने दिया? एरेनबर्ग ने 1828 में, यानी काफ़ी लंबे टाइम बाद इन्होंने नाम दिया, जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है स्मॉल स्टिक, यानी छोटी छड़ी। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो हमारी है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये यूनिसेलुलर है, मीन्स इसमें एक ही जो है, सिर्फ एक इसमें सेल रहती है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से बनी है। बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड होती है, यानी कि यूनिसेलुलर। दे पोजेस प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यानी जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो प्रोकैरियोटिक होती हैं एज प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग में जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोट्स। तो हमारे यहाँ सेल के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। हमें पता है कि बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल होती है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, यानी कि अगर हम अपनी बॉडी का छोटे से छोटा टुकड़ा भी लेंगे तो उसमें सेल मिलेंगी। All bacteria have a relatively simple cell structure lacking a cell nucleus and organelles like mitochondria and chloroplast.
यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल होती है इसमें ये सिंपल सेल होती है, उसके स्ट्रक्चर सिंपल होते हैं, इसमें सेल न्यूक्लियस नहीं होता। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब नहीं होता। मोस्ट बैक्टीरिया आर रिलेटिवली स्मॉल एंड पोजेस डिस्टिंक्टिव सेल कॉलोनी मॉर्फोलॉजीज। मीन्स जो मोस्टली बैक्टीरिया होती है वो स्मॉल होती है और कॉलोनीज में होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक इज द सेल वॉल। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो थी सेल वॉल। बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर एज रिवील्ड बाई ग्राम स्टेनिंग। जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसमें सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि एक डिफरेंस हो सकता है, उसको सेल वॉल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम ग्राम स्टेनिंग से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कह सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ग्राम पॉजिटिव हम किसे कहेंगे, ग्राम नेगेटिव किसे कहेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज विच रिटेन द स्टेन, एग्जाम्पल ई कोलाई, जिसको बोलते हैं इस्चीरिया कोलाई या स्पाइरुलम। जब हम इसको स्टेन करते हैं, यानी स्टेन कलर जो होते हैं, डाई होती है, उससे जब हम स्टेन करते हैं तो उस पर उसके बाद जब इसको दोबारा वॉश किया जाता है तो इस पर स्टेनिंग रह जाती है, तो वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम निगेटिव जो होते हैं उस पर कलर नहीं आता, तो वो होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस। तो हमारा जो ई कोलाई है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर कोई हमसे पूछता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, तो हम बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होती हैं जो स्टेन को रिटेन करती हैं, तो वो ई कोलाई है इसका एग्जाम्पल, या फिर स्पाइरुलम है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि जिसपे जो स्टेन होता है वो रिटेन नहीं होता, इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस। क्रिश्चियन ग्राम इन 1884 डेवलप्ड द ग्राम स्टेन टेक्निक। ये टेक्निक किसने बताई थी, क्रिश्चियन ग्राम ने। इन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव या ग्राम स्टेनिंग। इनको इनके ऑनर में इसका नाम वही रख दिया गया। मेटाबॉलिज्म, अब हम देखेंगे बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। इन कंट्रास्ट टू हायर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एग्जिबिट एन एक्सट्रीमली वाइड वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक टाइप। Bacterial metabolism can be divided broadly on the basis of kind of energy used for growth, electron donors and electron acceptor, and by the source of carbon used. Most bacteria are heterotrophic, which means they use organic carbon compounds as both carbon and oxygen are energy sources. In aerobic organism, oxygen is used as the terminal electron acceptor. In anaerobic organism, other inorganic compounds such as nitrates, sulfur or carbon dioxide use terminal electron acceptors, leading to environmentally important process of denitrification, sulfate reduction and acetogenesis respectively. मीन्स जो बैक्टीरिया का अपना मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट तरीके से होता है। तो किस तरीके से बैक्टीरिया को एनर्जी मिल रही है इस हिसाब से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। इसी हिसाब से हम बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का गिव अप करती है, कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करती है, और किस सोर्स से कार्बन जो है वो उसका यूज़ कर रही हैं। तो मोस्ट बैक्टीरिया जो होती है वो हेटरोट्रॉपिक होती है, दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जो पहले से प्रेजेंट होते हैं उससे वे कार्बन को लेती हैं, जैसे कि कार्बन और एनर्जी का कोई सोर्स है। एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया में ऑर्गेनिज्म में ये फ़र्क होता है। एरोबिक जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो होती है, और एनारोबिक जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो करती है, मेटाबॉलिज्म करती है। इनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और एनारोबिक जो होते हैं वो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एनवायरनमेंट में प्रोसेस होते हैं, जैसे डीनाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रोजन होता है उसका रिमूवल, डीनाइट्रिफिकेशन, सल्फेट रिडक्शन, ये सब कराती है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया इज either based on phototrophy or chemotrophy. They can be classified और chemoentropic bacteria and photoentropic bacteria, यानी कि या तो वो केमिकली मेटाबॉलिज्म करेंगी या फिर वो जो फोटोट्रॉपिक होती हैं। फोटोएंट्रोट्रॉपिक मीन्स जो सनलाइट होती है उससे वो एनर्जी अपनी लेंगी।
The bacteria that carry out photosynthesis and use carbon dioxide as a source of carbon are called photoautotropic bacteria. एग्जाम्पल इसका साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ऐसी बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस, हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एनर्जी लेते हैं, उससे वो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को बनाना। तो वो बैक्टीरिया जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के सोर्स की जगह तरह यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. The bacteria that use carbon dioxide as a source of carbon but obtain their energy from chemical reactions are called chemoentropic bacteria. इसका एग्जांपल है नाइट्रोसेमेनोज एंड नाइट्रोबैक्टर। जो हमारे नाइट्रोमोनाज होते हैं और नाइट्रोबैक्टर होते हैं वो उस बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी सनलाइट से नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन से लेते हैं। तो दो तरीके के बैक्टीरिया हो गए। अगर बैक्टीरिया को हमें डिवाइड करना है मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे तो हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोएंट्रोट्रॉपिक। इन सिंपल वर्ड्स अब हम बैक्टीरिया को उनके बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो जिसमें हमारा आता है ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में डिफरेंस हमें पता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और हेट्रो मीन्स होता है जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना फूड जो होता है खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो हमें मालूम है कि जो ऑटो, हमें वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऑटोट्रॉप्स यानी अपना फूड खुद ड्राइव करते हैं वो। तो इसमें दिया भी है सिंथेसाइज देयर ओन फूड, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये दोनों जो है हमारे ऑटोट्रॉप्स में आ गए कि उन्होंने किया खुद से, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने अपना फूड जो है वो डिराइव किया फोटो ऑटो से यानी कि सनलाइट से, और कुछ ने ये केमिकल रिएक्शन से किया। तो दोनों सेम चीज़ हुई, ऑटोट्रॉप्स हुए। और उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन फूड सिंथेसाइज बाय अदर ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। अब है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ऑल बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स एक बैक्टीरिया और ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स में टूटती हैं। तो कैसे, जैसे ह्यूमन बीइंग में हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से होती है। तो कैसे ये एक ऑर्गेनिज्म से या एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, किस तरीके से, तो हम देखेंगे इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सारी बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिफरेंस है कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 1 पेरेंट से होता है और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 पेरेंट से होता है। जैसे कि बाइनरी फिजन है, यानी कि ये क्या होता है कि एक सेल रहती है फिर वो टूट जाती है और 2 सेल में बदल जाती है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन 2 आइडेंटिकल क्लोन डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। वही चीज़ है कि आइडेंटिकल सेल यानी 2 सेम सेल में वो टूट जाते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही बैक्टीरिया हमारी ग्रो करती रहती है। सम बैक्टीरिया वाइल स्टिल रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द डिस्पर्सल ऑफ द फॉर्म डॉटर सेल्स। क्या होता है कि ये जो बाइनरी फिजन होता है उसमें एक बैक्टीरिया सिंपली 2 बैक्टीरिया में टूट जाएंगी, लेकिन कुछ होते हैं कि होता तो इसमें सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, यानी एक ही पेरेंट होगा, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि वो डिस्पर्स करती हैं, निकालती हैं, तो फॉर्म डॉटर सेल निकालती हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म से कई सारे ऑर्गेनिज्म बन के निकलते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन इन मिक्सोकोकस एंड एरियल हाइपैक फॉर्मेशन इन स्ट्रेप्टोमाइसिस और बडिंग। बडिंग का एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि बडिंग उस टाइप से होता है जैसे हमने पोटैटो देखा होगा, तो पोटैटो पे छोटे छोटे ग्रीन देखा होगा हमने कि ऐसे
लगता है कि प्लांट टाइप के निकल रहा है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि आँख निकल रही है। तो आँख दरअसल बर्ड टाइप का, ऐसी बैक्टीरिया में भी होता है कि इसे बर्ड टाइप का निकल के फिर उसके बाद डिफरेंट और भी ऑर्गेनिज्म में और भी दूसरे सेल में वो डेवलप हो जाती हैं। मूवमेंट इन बैक्टीरिया, लेकिन हमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि बैक्टीरिया में जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक पेरेंट से होता है। मूवमेंट देखेंगे बैक्टीरिया में मूवमेंट कैसे होता है। मोटाइल बैक्टीरिया कैन मूव अबाउट यूजिंग फ्लैजिला, बैक्टीरियल ग्लाइडिंग और चेंजेस इन बायोएंसी। A unique group of bacteria, the spirochetes, have structure similar to flagellae called axial filaments between two membranes in the periplasmic space, which helps them to move. This is known as locomotion. क्या होता है कि बैक्टीरिया में छोटे छोटे फ्लैजिला यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, उससे वो मूव करते हैं, कुछ ग्लाइडिंग करते हैं, सरफेस रखते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उसमें ऐसे फिलामेंट टाइप के निकले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिससे वो मूव करते रहते हैं, यानी बैक्टीरिया में मूवमेंट भी होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू शेप्स। अब हम बैक्टीरिया के शेप को देखेंगे। तो बैक्टीरिया बहुत सारे शेप में होते हैं, बहुत सारी मॉर्फोलॉजीज में होते हैं। क्या क्या होते हैं? बैसिलस यानी कि रॉड शेप, कोकस यानी कि स्फेरिकल शेप, और स्पोरोलम यानी स्पाइरल शेप्ड। अब है यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया भी हमने बताया कि सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल या सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं तो वो हार्मफुल है, कुछ होते हैं हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया। तो अब हम देखेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है और यूज़फुल बैक्टीरिया क्या है। हार्मफुल बैक्टीरिया, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिजीज़ एंड इन्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। Some bacteria act as pathogens and cause tetanus, typhoid fever, pneumonia, syphilis, cholera, foodborne illness, leprosy, tuberculosis। इसमें से कुछ एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था कि ये जो होती है बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, तो इनका जो मीन्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया है। सेप्सिस, ए सिस्टमिक इन्फेक्शन सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय शॉक एंड मैसिव वैसोडाइलेटेशन और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एक और डिजीज़ होती है सेप्सिस जिसे बोलते हैं। तो सेप्सिस में क्या होता है कि हम तो जो हमारी मीन्स इंसान शॉक में चला जाता है, और जो ये मैसिव नहीं है मैसिव है। तो जो हमारी ये बैक्टीरिया होती है क्या करती है कि जो हमारी खून की नलियाँ होती है, जो ब्लड वेसल होती है, उसको चौड़ा कर देती है, वैसो डायलिटेशन करा देती है, जिसकी वजह से हमारा जो क्या होता है कि वैसो डायलिटेशन होगा तो खून की जो मीन्स ब्लड वेसल होगा उनका प्रेशर कम हो जाएगा और लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इसलिए इंसान शॉक में चला जाएगा, और इन्फेक्शन भी होता है तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू द होस्ट बॉडी एंड बिकम सिस्टमिक, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्प्रेड कर सकते हैं। इन प्लांट्स बैक्टीरिया कॉज लीफ स्पॉट्स, फाइब्रोलाइट्स एंड विल्ट्स। मीन्स प्लांट्स में भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। द मोड ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड कॉन्टैक्ट विथ एयर, फूड, वाटर एंड इंसेक्ट बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है वो एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू। सबसे ज़्यादा टाइफाइड का जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से सबसे ज़्यादा टाइफाइड की डिजीज़ होती है, तो इसीलिए हमें पानी को कहते हैं कि बॉयल करके पीना चाहिए, तो जिससे हार्मफुल बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसमें वो ख़त्म हो जाएगी। द होस्ट इन्फेक्टेड विद द पैथोजेंस में बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, यानी जो हमने सुना होगा कि एंटीबायोटिक दिया डॉक्टर ने, तो क्या करते हैं वो एंटीबायोटिक मीन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन देते हैं, जिनको बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक विच एट कंसंट्रेशन कैन बी रीच्ड इन द फ्लूइड दैट इधर किल बैक्टीरिया और हैम्पर देयर ग्रोथ। जो बैक्टीरियोसाइडल होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है, स्टैटिक जो होती है वो उनकी ग्रोथ को रोक देती है। एंटीसेप्टिक मेजर्स में बी टेकन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल बाय स्वैबिंग स्किन विथ एल्कोहल प्रायर टू द पियर्सिंग द स्किन विद द नीडल ऑफ ए सिरिंज। मीन्स क्या करते हैं कि एंटीसेप्टिक चीज़ें हमें एंटीसेप्टिक मेजर लेना चाहिए, जैसे कि हम कहीं इंजेक्शन लगाते हैं तो हम देखा होगा आपने कॉटन से मतलब मीन्स सैनिटाइज़र बोल सकते हैं, अल्कोहल लेकर हम स्किन को पहले रब कर देते हैं ताकि वहाँ की स्किन क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, स्टेरलाइज हो जाए, तो कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए। स्टेरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट इज डन टू मेक देम स्टेराइल और पैथोजन फ्री टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। हम देखेंगे कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उसको वो क्लीन करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं ताकि उस पर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना होने पाए, जिससे कि जो हमारा पेशेंट है उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना होने पाए।
इसीलिए प्रॉपर अगर हम किसी वुंड को टच कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग उसकी करनी चाहिए, प्रॉपर अगर उसकी प्रॉपर अपने हाथ को वॉश करना चाहिए, उसे क्लीन करना चाहिए ताकि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होने पाए। सैनिटाइजर एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज टू किल बैक्टीरिया और अदर पैथोजन सो एज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्या करते हैं कि सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए या दूसरे पैथोजन को किल करने के लिए, जिससे इन्फेक्शन ना होने पाए। जो हमें बार बार इस कोविड के टाइम में अगर सैनिटाइज़र यूज़ करने की सलाह दी जा रही है कि बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करें या अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, वो इसीलिए कि हमारे हैंड्स पे जो वायरस है वो अगर हों तो जब हम उन्हें सैनिटाइज़ कर लेंगे तो उस पर जो वायरस होंगे वो किल हो जाएंगे, इसलिए बार बार हाथों को धुलने के लिए एडवाइस किया जाता है। यूज़फुल बैक्टीरिया, अब यूज़फुल बैक्टीरिया कौन कौन से हमारे इन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिसाइड इन द राइजोस्फेयर्स ए जोन दैट इंक्लूड्स द रूट सरफेस एंड सॉइल दैट adheres to root after gentle shaking helps in transformation of atmospheric nitrogen gas into nitrogenous compound known as nitrogen fixation. This serves to provide an easily absorbable form of nitrogen for many plants which cannot fix nitrogen themselves. अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया यूज़फुल कैसे हैं। तो सॉइल में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको उसका कुछ फॉर्म चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं, तो जिससे वो हमारे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी हमारे प्लांट्स की वो हेल्प करते हैं। Sorry. Many other bacteria are found as symbiotic in humans and other organisms. For example, the presence of gut flora in the large intestine can help prevent the growth of potentially harmful bacteria. मीन्स क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, मीन्स ह्यूमन के अंदर रहते हैं तो उनसे उनसे ह्यूमंस को फ़ायदा होता है और बैक्टीरिया अपना फूड और जो होता है वो ह्यूमन से लेते रहते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें कुछ लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी है उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स को प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ करने से, तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए यूज़फुल है। The number of bacteria in the world is estimated to be around 5 million trillion. अब है curdling. Curd is prepared from pasteurized milk by the process called curdling. It is initiated by adding starter culture of Lactobacillus burgerius and Streptococcus thermophiles into the milk at 40 degrees Celsius. Lactobacillus convert lactose to lactic acid where Streptococcus causes coagulation of case due to acidity. क्या करता है कि हम मिल्क को क्या करते हैं कि पास्चराइज कर देते हैं, उसके बाद उसमें एक हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस डालते हैं। तो लैक्टोबैसिलस क्या करती है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बनाती है और स्ट्रेप्टोकोकस क्या करती है कि कोआगुलेट कराती है, जिससे कर्ड प्रिपेयर हो जाता है। अब हमारा क्या है, The ability of bacteria to degrade a variety of organic compounds is remarkable. मीन्स जो डिग्रेडेशन हमारी बैक्टीरिया करती है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका रोल जो है इम्पॉर्टेंट है। हाईली स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द मिनरलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. For example, the decomposition of cellulose, which is one of the most abundant constituent of plant tissue, is mainly brought about by aerobic bacteria that belongs to genus Cytophage. मीन्स जो हमारी बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिनरलाइजेशन कराती है, मीन्स सेलुलोज को क्या कराती है कि उसका डिकम्पोजिशन कराती है, कि जो कि हमारे प्लांट्स का मोस्ट एबंडेंट कंस्टिट्यूएंट है, जिसको क्या करती है कि एरोबिक बैक्टीरिया उसमें हेल्प करती है। दिस एबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन यूटिलाइज बाय ह्यूमन इंडस्ट्री. तो इसको क्या करती है कि ह्यूमन भी अपना इंडस्ट्री में उसको यूज़ करते हैं वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए एंड बायो रेमेडिएशन.
Bacteria capable of digesting the hydrocarbons in petroleum are often used to clean up oil spills. मीन्स जो हमारी बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करती है कि उसको हम बैक्टीरिया को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में. Bacteria often in combination with yeast and molds are used in preparation of fermented foods such as cheese, pickles, soya sauce, विनेगर, वाइन और योगर्ट. यानी ये सब बनाने में भी बैक्टीरिया जो होती है यूज़ की जाती है. यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक बैक्टीरिया कैन बी बायो इंजीनियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स. यानी ड्रग्स वगैरह ही बनाती है, जैसे कि इंसुलिन का नाम हमने सुना है, या टॉक्सिक वेस्ट के बायो रेमिडेशन के लिए. फ्रेंडली बैक्टीरिया इज अ टर्म यूज टू रिफर to these bacteria that offer some benefit to human hosts such as lactobacillus species which convert milk protein to lactic acid in the gut. यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया उन्हें हम कहते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती है. तो एक होती है लैक्टोबैसिलस जो हमारे ह्यूमन बॉडी में अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि मिल्क प्रोटीन को लैक्टिक एसिड में चेंज करती है. अदर बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल inside the body or many strains of E. coli which are harmless in healthy individuals and provide vitamin K. यानी कुछ बैक्टीरिया और होती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि ई कोलाई की कुछ टाइप्स होती है, स्ट्रेन होते हैं, और वो हार्मलेस होते हैं यानी कि हेल्दी इंडिविजुअल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और विटामिन के प्रोवाइड कराते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अलगी. यानी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट जो था बैक्टीरिया, उसको सक्सेसफुली पढ़ लिया है. आई होप कि आप लोगों को बैक्टीरिया समझ में आया हो. बैक्टीरिया क्या थी, अब हम क्विक रिवीजन करेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जो कि उनका जो फूड जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 टाइप्स होता है. ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स में भी हमारे 2 टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स. और उसके बाद होते हैं हेटरोट्रॉप्स. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मलेस होते हैं. तो जो एग्जांपल्स थे वो हमने पढ़ लिए. हार्मफुल बैक्टीरिया वो होती हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं, और हार्मलेस बैक्टीरिया या फ्रेंडली बैक्टीरिया वो होती है जो हमें कहीं ना कहीं से बेनिफिशियल होती हैं, जिसका यूज़ हम इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं. मेडिसिनल रोल होता है, एंटीबायोटिक वगैरह के प्रोडक्शन में करते हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया पाई जाती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ करती हैं, यानी इन्वायरमेंटल में हेल्प करती हैं. तो इस तरह से ये सारा हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है. हमारा ये बैक्टीरिया कंप्लीट हुआ. इसका हमने शेप देखा कि किसकी शेप की होती हैं. 2 टाइप्स की उसकी जो वॉल होती है, सेल वॉल की स्टेनिंग के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप्स की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव. तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया. अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक में अलगी से स्टार्ट करेंगे. आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. फर्दर कोई आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शाली अब्बास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू.